गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी संघ सरकार, जिसमें आज हम उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। ये हमने समझा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की थी और उसी के उत्तराधिकारी रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 के दिन अस्तित्व में आया। फिर हमने इसके विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, इसकी आवश्यकता, सबके बारे में विस्तृत विश्लेषण किया। आज हम आज की कक्षा में ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाता है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या योग्यता है, फिर उनको कौन शपथ दिलाता है, फिर उनका कार्यकाल, फिर उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इन सभी को एक एक करके हम सब समझने के आज का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको घर बैठे मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो संपूर्ण भारत का एक ही है और इसकी पूरा जो क्षेत्राधिकार है वो संपूर्ण भारतीय सीमा के अंतर्गत है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उन जस्टिस की कितनी संख्या है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इससे अच्छे ढंग से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे जिस समय संविधान लागू किया गया था और शुरुआती दौर में हमारे जो मूल संविधान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या थी, जस्टिस की जो संख्या थी, वो थी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। अर्थात कुल कितने? 8 न्यायाधीश। कितने? 8 न्यायाधीश। 8 न्यायाधीश हमारे मूल संविधान में, जब संविधान को लागू किया था तब हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। फिर समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आया। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की हर एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, तो समय के साथ इनकी संख्या हम बढ़ाते गए। तो देखिए, संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं या न्यायाधीशों के वेतन हैं, सेवा शर्तें, ये सब कुछ अधिकार संसद को दिया है। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे, फिर बढ़ते आज 34 हो गए, तो ये कौन बढ़ाता है, कौन करता है? तो ये आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न है। तो आप स्पष्ट समझना है आपको कि संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करनी हो, न्यायाधीशों के वेतन संबंधी है, सेवा या शर्तें तथा और भी कुछ तय करने का अधिकार केवल हमारी संसद को दिया गया है। बात समझ में आई आपको? संसद को ये अधिकार पूरा मिला हुआ है। तो संसद ने क्या किया है कि समय समय पर विभिन्न कानूनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। ज्यों कार्यभार बढ़ता गया, विभिन्न प्रकार के कार्यों में विस्तार होता गया, त्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाते गए। तो देखिए, सबसे पहले 1960 में जो वृद्धि की गई, 8 से बढ़ाकर 14 की गई। फिर 1978 में 18 की गई। 1986 में 26 न्यायाधीश किए गए। 2008 में संसद द्वारा पारित अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 पारित किया गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हो सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में पिछले साल
2019 में पुनः संसद ने 3 संख्या और बढ़ाकर अब मुख्य न्यायाधीश सहित भारत में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के जजों की जो संख्या है, अर्थात हमारे न्यायाधीश की जो संख्या है वो 34 है। 34 अधिकतम जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है वो 34 है, 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। कुल संख्या कितनी? 34। अब आपको प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल आप बेझिझक ये लिखेंगे कि मूल संविधान में तो 8 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 34 न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में इनकी संख्या है। ठीक है। वर्तमान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये हो गई न्यायाधीशों की संख्या। इसके संख्या के संबंध में मैंने आपको जिस समय अलग अलग समय में जो संख्या बढ़ाई गई उससे स्पष्ट किया। अब अगला हम समझेंगे कि हमारे जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की उनकी क्या क्या योग्यता है। अर्थात यहाँ कोई चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ कोई राजनीतिक दलों की तरह ऐसा कुछ ही नहीं होता है। हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश बनते हैं उनके लिए कुछ योग्यता निर्धारित है संविधान द्वारा। और जो योग्यता निर्धारित हैं उनमें सबसे पहले है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक भारत के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बन सकता। पहली कंडीशन यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी, वह किसी भी भारत के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक पे न्यायाधीश रह चुका हो, यह जो योग्यता होनी चाहिए उसमें, कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जस्टिस के पद पर काम कर चुके हो, या फिर वे कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो। कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में विख्यात कुशल विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में विख्यात या कुशल विधिवेता हो तो उसको भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये 4 योग्यता निर्धारित है कि पहली, वह भारतीय नागरिक हो तथा किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो कुशल विधिवेता हो या विख्यात प्रकांड विधिवेता हो। इन चारों कंडीशन को जो फुलफिल करते हैं वही व्यक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अर्थात न्यायाधीश बन सकता है। बात स्पष्ट हुई। अब देखिए, ये बात सही है कि उपरोक्त 3 भारतीय नागरिक, हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश और कम से कम 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकालत। आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस बनाए गए हैं, न्यायाधीश बनाए गए हैं, वो पूरे तीनों के आधार पर ही सबको बनाया गया। लेकिन आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसी कुशल विधिवेता को हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नहीं बनाया है। खैर ठीक है, ये उपरोक्त दोनों हैं जो बिल्कुल उपयुक्त बैठते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको एक तथ्यात्मक जानकारी सबसे कहते हैं कि आज तक जितने भी जस्टिस बने हैं वो इन उपरोक्त तीनों कंडीशन को, इस शर्तों को ही फुलफिल करते हुए आगे बने। विख्यात कुशल विधिवेता हैं खूब, लेकिन किसी को अब तक बनाया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम समझते हैं मतलब हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान रखना, न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होता है, न्यायाधीश मनोनीत नहीं करते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों को क्या होता है, नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। कैसे क्या किया जाता है समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये बेहद अच्छे ढंग से समझनी है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन किए बगैर अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपको इस एक स्पष्ट हमारे संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करूँगा। देखिए, हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 124(2) में है। 124(2) में है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूरा तरीका बताया गया है।
कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है 124(2) अर्थात 124 के अंतर्गत जो 2 नंबर सब आर्टिकल है उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है। क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसमें लिखा है, जो संविधान में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संविधान की भाषा है, मैं एक एक करके बिल्कुल सरलीकरण करके इसको समझेंगे। देखो इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के सीजीआई से सदैव परामर्श किया जाएगा। यह है 124(2) की परिभाषा, अर्थात उसमें लिखा हुआ जो उल्लेख प्रावधान है वो है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। इसमें क्या है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो जिस किसी को उपयुक्त समझे उनसे परामर्श करने के बाद जिस किसी को से वो अपना परामर्श उपयुक्त समझे उनसे फिर राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। अब परामर्श का तात्पर्य मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि वो किनसे कर सकते हैं, क्या है। अब इसमें यह है कि वो अपने 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रहेगा, उसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सदैव परामर्श किया जाएगा। बिना परामर्श किए किसी को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। बात समझिए। अब देखो, अब परामर्श के संबंध में आते आपके मन में आता है किससे क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई जिनको कहा जाता है, सीजीआई, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज इन जजों का एक समूह बनाएंगे जिनको कहा जाता है कॉलेजियम। क्या कहा जाता है? कॉलेजियम, हिंदी में कहेंगे मंडल। इन 4 सीनियर जजों का एक कॉलेजियम बनाया जाएगा और कॉलेजियम से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेहद आसान है। क्या करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जजों को लेकर एक कॉलेजियम बनाते हैं और कॉलेजियम से परामर्श करने के बाद यानी कॉलेजियम के जो सदस्य हैं वो ये तय करेंगे कि हाँ किस व्यक्ति जो जज है जो हाई कोर्ट में है या मतलब जो भी है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए चारों जो भी इस कॉलेजियम के सदस्य होंगे सबकी सहमति उस पर होना अति आवश्यक होगी। और फिर ये परामर्श करने के बाद यानी कॉलेजियम में परामर्श करने के बाद फिर वो राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। अब न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्य शामिल होना चाहिए। अब देखो ये जो कॉलेजियम बना होता है ना, इसमें अगर जो हो सकता है कि आने वाले 10 दिन 15 दिन या महीने के बाद में जो मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन समय में है वो 1 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि इस कॉलेजियम में जो भावी न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनको भी उसमें शामिल करना होगा। ठीक है। इस मंडल में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आम सहमति होनी चाहिए जिसमें बहुमत से निर्णय नहीं होने चाहिए। यानी जो भी 4 सदस्य हैं, मुख्य न्यायाधीश में 5 है, 5 के पास उसमें सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 लोग सहमत है 2 असहमत नहीं, उसमें सभी सदस्य उसमें सहमत होने चाहिए कॉलेजियम के। ठीक है। तथा सीजीआई की राय में का महत्व शेष न्यायाधीशों की राय के बराबर होगा। अब देखो ये है कि इस सब कॉलेजियम के जो प्रमुख होते हैं वो सीजीआई होते हैं, लेकिन सीजीआई को ज़्यादा वरिष्ठता दी जाए या उनको महत्व ज़्यादा दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी जज होंगे सब बराबर का अधिकार रखेंगे और सबकी सलाह है वो बिल्कुल बराबर की होगी, किसी की भी ज़्यादा नहीं होगी। और कॉलेजियम में शामिल सभी सदस्यों की सलाह लिखित होनी चाहिए। लिखित में देंगे कि हाँ मैं उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए मैं ये नाम प्रस्तावित करता हूँ। ठीक है। तो ये जो सीजीआई हैं इन सभी सिफारिशों को किसके पास भेजते हैं? सरकार के पास भेजते हैं। सरकार के पास भेजते हैं कि आप अब सरकार फिर आगे प्रोसेस करती है राष्ट्रपति पास, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति का आदेश जारी करते हैं और फिर उनको शपथ का आगे का जो प्रोग्राम होता है इस प्रकार से। तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत के, पहले समझ लीजिए कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इन 500 सदस्यों मिलकर एक कॉलेजियम बनता है जिसका हिंदी में नाम है मंडल, एक ग्रुप बनता है। उसमें फिर ये सभी सदस्य ये तय करते हैं कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। तो उसमें सभी सदस्यों की एक राय होकर, सबकी सहमति लेकर, सर्वसहमति लेकर नाम तय किए जाते हैं और जो सलाह होती है वो लिखित में होती है और ये पूरा परामर्श करने के बाद में CJI भेजते हैं कार्यपालिका के पास और कार्यपालिका फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है। ठीक है, फिर सरकार इस मंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। सरकार इस मंडल की मतलब कॉलेजियम की जो सिफारिश आई है उसको मानने के लिए बाध्य है, किंतु परामर्श संबंधी किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया है तो सरकार फिर इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर परामर्श में किसी प्रकार की अनदेखी हुई है या उसको नहीं सही ढंग से पालन किया गया तो फिर वो लौटा भी सकती है, मान भी नहीं सकते। लेकिन जब परामर्श में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया। एक मैं आपको और स्पष्ट करूं कि हमारी सरकार ने विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों के व्यवस्था को देखते हुए हमारे यहाँ पर व्यवस्था की थी कि ये जज स्वयं जज ही जजों को ही नियुक्त करते हैं। इसमें हमारी कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं रहती है। जो भी कॉलेजियम ने निर्णय कर लिया वो परामर्श जो भेजा है वो फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति का आदेश जारी कर देते हैं। तो इसमें कार्यपालिका व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होती। तो क्यों ना हम, जैसे कई देशों में ऐसा है, लोकतांत्रिक देशों में, वहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिलकर जजों की नियुक्ति करते हैं। अब जजों को भी लगता है कि नहीं, ये तो अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, ये भी स्वीकार नहीं चाहते हैं कि अपने अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। लेकिन सरकार ने 2014 में संविधान में 99 संविधान संशोधन किया। भारतीय संविधान में 99 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। 2014 की बात करूँ कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और संविधान में संशोधन किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीशों की, मतलब भारत के न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो न्यायपालिका में उस स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए किया गया था। अब देखो, इस विधेयक जो लाया गया था, ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायक का बराबर का अधिकार देना था। लेकिन 1993 से प्रचलित कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायपालिका स्वयं ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, जिसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं थी और कार्यपालिका ये भूमिका बदलना चाहती थी। अतः उन्होंने 99 संविधान संशोधन करके ये लाया गया। अब इस आयोग की, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो संरचना थी, वो संरचना इस प्रकार की थी कि इसमें कुल 6 सदस्य होंगे, जिसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश के सदस्य होंगे, भारत के कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे तथा 2 प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन भारत के प्रधानमंत्री, भारत की CJI और विपक्ष नेता वाले 3 सदस्यीय समिति करेगी। इस प्रकार से ये 6 सदस्य बिल्कुल गठन किया गया था। अब अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, बिल्कुल निरस्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को ही बेहतर माना। इसलिए अब ये बिल्कुल अस्तित्व में है नहीं, ये आयोग बिल्कुल अस्तित्व में है नहीं, क्योंकि इसको रद्द माना। फिर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय है जो संविधान का आधारभूत लक्ष्य है। इसको संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये जो आयोग बना था वो बिल्कुल अब समाप्त हो गया है, अर्थात निश्चित कर दिया, निरस्त कर दिया है, अब इसका अस्तित्व है नहीं। तो अब आपको यही समझना है, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको मैं केवल तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो हमारे न्यायपालिका है, न्यायपालिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिलकर काम करें, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहती कि इसमें हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया में, हमारी स्वतंत्रता में कार्यपालिका की किसी प्रकार की दखलंदाजी हो। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इसको बिल्कुल अवैध ठहरा दिया, उसको निरस्त कर दिया गया। तो ये था न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। अब देखते हैं हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो मेन हेड मुख्यालय है या जो पीठ है
वो कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट की मेन जो पीठ है, बेंच है, वो कहाँ पर है। तो देखो वो मुख्य पीठ है वो हमारे नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली। इसलिए आपको पूछा जाए कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की जो पीठ है वो कहाँ पर है, अर्थात जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब ये सीजीआई को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ किसी अन्य स्थान पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है, लेकिन फिर ये करना उचित इसलिए नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, वो एक जगह होता है, फिर अलग अलग जगह आप स्थापित करोगे तो फिर एक तारतम्यता, एक समन्वय नहीं बैठ पाता है। इसलिए संपूर्ण भारत का एक ही मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर वहीं पर है। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ कौन दिलाता है, अर्थात जो भी नए न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों को अपने जो पद की शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। तो आपको स्पष्ट समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो शपथ है वो हमारे संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया है, और 3री अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है उसके तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। बात स्पष्ट हुई। भारत के न्यायाधीश 3री अनुसूची, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 3री अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये बात हमने आज तक शपथ तक समझी।